स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कल स्पर्मियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो फेज हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरी जो फेज है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कल आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। इससे पहले हम बात करते हैं स्पर्म स्ट्रक्चर। स्पर्म के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? आपको पता है ह्यूमन बीइंग के जो मेल गेमेट है या स्पर्म, उसके 3 भाग हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। और इन भागों के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उनका जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से एक सामान्य जो सेल है वो एक मोटाइल सेल के अंदर विभेदित होगी। तो हेड के अंदर 2 भाग होते हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। मिडल पीस के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल है, एक्सियल फिलामेंट है, मेन सेट है, नेबेन कर्ण है, या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल या जेनसन शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट और पीएम, जबकि हेड के अंदर भी पीएम होती है। पीएम तो पूरे जो मेल गेमेट है या स्पर्म उसके चारों ओर पीएम पाई जाती है, क्योंकि एक सेल है। ठीक है, तो किस तरह से एक नॉन मोटाइल सेल, हैप्लॉइड सेल जो कि स्पर्मेटिड है, इस तरह से मोटाइल सेल के अंदर वो विभेदित होती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड। हेड के निर्माण में आपको पता है हेड में 2 भाग होते हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप देखिए, स्ट्रक्चर बताई है मैंने, बाकी ओरिजिनल नहीं दिखाए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस ये 3 जो ओरिजिनल हैं, केंद्रक है, सेंट्रोसोम है और गोल्जी बॉडी है, यही आगे चलकर एक्रोसोम का निर्माण करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस शुरू होगी तो क्या होगा, सेल के किसी भाग से, यानी कहे सेल का ये ऊपरी भाग है, ये निचला भाग है, तो ऊपरी भाग वाला जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा। ऊपर का जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये सीधी सी बात है, जब कोई तरल ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर प्रेशर, दाब क्रिएट होगा, जिससे वो लंबी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो केंद्र के अंदर क्या परिवर्तन होता है? केंद्र के अंदर छोड़कर जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम है, उनको छोड़कर सारे जो पदार्थ हैं, जैसे आरएनए है, H2O है, डिफरेंट टाइप के जो एमिनो एसिड्स हैं, और पूरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो केंद्रक से बाहर आ जाता है। केंद्रक से बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म के आने से साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाएगा, और जिस ओर न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा साइटोप्लाज्म में, उस ओर वाले भाग की तरफ की जो पीएम है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे वो पीएम नीचे लंबी होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। तो केंद्र के अंदर जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं, अनावश्यक तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेल गेमेट के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही काम में आता है, नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ही काम में आता है, इसलिए केंद्र में सिर्फ जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो ही बचेगा, बाकी सारे पदार्थ बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो सेल की जो संरचना है, उसका जो आकार है वो पहले गोलाकार थी, फिर ये लंबा या अंडाकार होना शुरू हो जाएगी, और फिर केंद्र की स्थिति बदलेगी। आप देखिए, जैसे जैसे ऊपरी जो पदार्थ है, साइटोप्लाज्म सारा नीचे की ओर बढ़ेगा, तो केंद्र की स्थिति पहले केंद्र में थी, सेल है केंद्र में, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर होती चली जाएगी, क्योंकि पूरा जो साइटोप्लाज्म लिक्विड है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो चूंकि केंद्र वहीं रहेगा, लेकिन जो पीएम है वो ऊपर की ओर, ऊपरी जो पीएम है ये नीचे की ओर खिसकने से इसकी स्थिति ये हो जाएगी। तो केंद्र के अंदर जो परिवर्तन आता है वो ये आता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए या क्रोमोसोम, वो ही रह जाते हैं, और उनमें से भी H2O निकल जाता है, जिससे वो डेंस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या डेंस फॉर्म में आ जाते हैं। और केंद्र का जो आकार है, अंडाकार की बजाय वो थोड़ा लंबा, और इस तरह का आकार लंबी नुमा संरचना में वो परिवर्तित हो जाता है। उसकी पोजीशन है
सेल के अंदर वो ऊपर की ओर हो जाती है, सेंटर में न होकर ऊपर की ओर हो जाती है। आपको पता है कि केंद्र के जस्ट ऊपर सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के ऊपर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात उस समय जब सारा साइटोप्लाज्म नीचे की ओर बह रहा होता है, उस समय ये दोनों सेंट्रियोल इस सेंट्रोसोम से निकलकर केंद्र के दोनों ओर से नीचे की ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों सेंट्रियोल नीचे की ओर मूव कर रहे होते हैं, उस समय केंद्र के जस्ट नीचे एक पिट या गड्ढा, राउंडेड गोल पिट या गड्ढा बनता है और उसे कहते हैं परफेरोटोरियम। और ये परफेरोटोरियम एक्चुअली क्या होता है, जी ग्लोबुलर एक्टिन प्लस कैल्शियम आयन होते हैं इस गड्ढे के अंदर। तो ये जो पिट है, जो बनी है पिट, जिसके अंदर जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इस पिट के अंदर एक सेंट्रियोल बैठ जाता है और यही सेंट्रियोल आगे चलकर जो हेड रीजन है और मिडल पीस है उसके बीच के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का निर्माण करेगा। और यही प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जब निषेचन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्लस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही एंटर करते हैं, क्योंकि जैसे ही निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद जो बनने वाली संरचना है वो जायगोट कहलाती है। तो जायगोट के अंदर जब डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तो उनके लिए तारक किरणें बनना आवश्यक है, एस्ट्रेज। तो उन एस्ट्रेज का जो निर्माण है वो इसी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ओवम का खुद का जो सेंट्रियोल होता है उसकी स्थिति होती है परिधीय भाग के अंदर, इसलिए उसकी स्थिति दूर होने के कारण और जब तक कि सेंट्रियोल की स्थिति केंद्र में नहीं होगी सेल के, तब तक उसके अंदर सेल डिवीजन संभव नहीं होगा। इसलिए इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन या इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज के लिए उत्तरदायी है यही प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और इसकी जो स्थिति होती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की, वो होती है न्यूक्लियस के केंद्र के समकोण पर, ठीक है, केंद्र के अक्ष के समकोण पर इसकी स्थिति होती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की। दूसरा जो सेंट्रियोल है वो इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के जस्ट नीचे आकर व्यवस्थित हो जाता है और यह आगे चलकर मिडल पीस के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल का निर्माण करता है। और ये डिस्टल सेंट्रियोल आगे चलकर मिडल पीस और टेल में पाए जाने वाले एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। और एक तरह से यूं कहें कि ये डिस्टल सेंट्रियोल बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसकी जो पोजीशन है स्पर्म के केंद्र के अक्ष के समानांतर होती है, जबकि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की स्थिति केंद्रक न्यूक्लियस के अक्ष के समकोण पर होती है, ठीक है। अर्थात ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये केंद्र के नीचे जो गुहा बनी है, पिट बनी है, उसके अंदर धंसता है, उसमें बैठता है, इसलिए उसकी पोजीशन होती है 90 डिग्री समकोण। और डिस्टल सेंट्रियोल की स्थिति होती है उसके समानांतर। इस तरह से ये केंद्र के अंदर परिवर्तन। और अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम का निर्माण, क्योंकि हेड भाग के अंदर दो ही भाग होते हैं, हेड और एक्रोसोम। तो हेड के अंदर केंद्रक में परिवर्तन मैंने आपको बताया दिया पहले, और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। पहले बता चुका हूं आपको कि हैप्लॉइड सेल या स्पर्मेटिड के केंद्र के जस्ट ऊपर सेंट्रोसोम, जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। दोनों सेंट्रियोल का भविष्य मैंने पहले बता दिया। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस एक सेंट्रियोल केंद्र के दोनों ओर से सेंट्रियोल आते हैं, एक सेंट्रियोल केंद्र के नीचे पाए जाने वाली गुहा पिट उसके अंदर बैठ जाता है और वो कहलाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा सेंट्रियोल उसके जस्ट नीचे आकर व्यवस्थित होता है और वो कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल की स्थिति न्यूक्लियस के अक्ष के समानांतर होती है, जबकि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की स्थिति केंद्र के अक्ष के समकोण पर होती है। तो केंद्र के ऊपर जो स्पर्मेटिड है उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के ऊपर
गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। गोल्जी बॉडी आपको बताई है, गोल्जी बॉडी जो है अनेक वैक्यूल्स, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स का बना होता है। इसका कार्य आपको ज्ञात हो तो क्या है, जीसी का जो कार्य है वो है सिंथेसिस और सीक्रेशन। आवश्यक एंजाइम्स का जो है निर्माण और संग्रहण का काम करता है, और एक्रोसोम का जो निर्माण है वो जीसी के द्वारा होता है। इसकी स्थिति आप देखिए, केंद्रक है, इसके ऊपर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। धीरे धीरे क्या होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वैक्यूल्स, एक से अधिक वैक्यूल मिलकर सबसे पहले एक रिक्तिका, छोटी रिक्तिका का निर्माण करते हैं केंद्र के ऊपर, और वो रिक्तिका कहलाती है प्री एक्रोसोमल वेसिकल। जब ये रिक्तिका बन रही होती है, रिक्तिका कैसे बनती है, एक से अधिक रिक्तिकाएं मिलकर एक छोटी रिक्तिका वेसिकल का निर्माण होता है जो कहलाती है प्री एक्रोसोमल वेसिकल। जब ये प्री एक्रोसोमल वेसिकल बन रही होती है, उसी समय इस प्री एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर एक छोटा सा कण या कणिका के रूप में कणिका के निर्माण की शुरुआत होती है, और वो कहलाती है प्री एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ये जो कणिका बनती है, ये कणिका सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वैक्यूल्स में पाए जाने वाले पदार्थों से जल की हानि के कारण वो पदार्थ सघन हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, और वो सघन पदार्थ, डेंस पदार्थ इस प्री एक्रोसोमल वैक्यूल के अंदर एक कण के रूप में, कणिका के रूप में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और ये कहलाती है प्री एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। जैसे जैसे स्पर्मियोजेनेसिस आगे बढ़ती है, इस प्री एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर और अधिक रिक्तिकाएं आकर मिलती हैं, जिससे इसकी आकृति आकार बड़ा होता चला जाता है। इसी प्रकार वो जो पदार्थ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो मटेरियल है, उससे पानी की हानि, वाटर लॉस होने के कारण जो पदार्थ हैं वो आकर सारे इस प्री एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में मिलने के कारण, लगातार मिलने के कारण वो भी आकार आकृति में बड़ी होती चली जाती है। धीरे धीरे जीसी का जो सारा मटेरियल है, सारा पदार्थ है जिससे पानी निकल गया है, वो सारा मिलकर एक बड़े कणिका का निर्माण करते हैं, और यही बड़ी कणिका कहलाती है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है का, जो एक्रोसोमल वेसिकल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और ग्रेन्यूल, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है एक्रोसोमल वेसिकल। और उसके बाद बचा हुआ जो भाग है जीसी का, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, लुप्त हो जाता है, रेजिडुअल्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए कि हेड रीजन के अंदर केंद्रक और एक्रोसोम। अब यहाँ स्ट्रक्चर आप ये देखिए कि आउटरमोस्ट जो लेयर है, पता ही आपको सेल है, तो सेल में पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जो मेम्ब्रेन है ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और एक्रोसोम के बीच जो स्पेस स्थान है ये एक्रोसोमल वेसिकल कहलाता है। धीरे धीरे ये जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है, ये केंद्र के ऊपर एक त्रिकोणीय संरचना या टोपीनुमा संरचना में आकर व्यवस्थित होता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब एग एनवलप या एग मेम्ब्रेन को भेदने का काम होता है, तब उसमें आसानी रहती है। इसलिए इसकी जो संरचना है वो इस तरह से ये व्यवस्थित होता है कि वो भाले के समान या त्रिकोणाकार संरचना में व्यवस्थित होता है, जिससे एग मेम्ब्रेन को भेदने में कम से कम अवरोध का सामना करना पड़े। ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप देखिए, पहले बताया था मैंने, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस केंद्र के नीचे एक राउंडेड स्मॉल पिट बनती है, जिसे परफोरेटोरियम कहते हैं। और ये परफोरेटोरियम एक्चुअली क्या है, इसके अंदर ग्लोबुलर एक्टिन और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। इसी परफोरेटोरियम के अंदर एक सेंट्रियोल आकर बैठता है, और वो सेंट्रियोल कहलाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद इसका काम है इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, अर्थात भ्रूण के निर्माण के लिए ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्थिति, इसके बाद इसकी स्थिति क्या होगी मेल गैमेट की, ये आप पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ये एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस, और इसके नीचे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि इस न्यूक्लियस के अक्ष के समकोण पर होता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो
न्यूक्लियस के अक्ष के समानांतर होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जो मिडल पीस के अंदर पार्ट है वो डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सियल फिलामेंट, मेन सेट, नेवेन कार्ड या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल और पीएम। जैसे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आगे बढ़ती है तो केंद्र के अंदर जो परिवर्तन होकर वो केंद्र का निर्माण करता है और जीसी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है और सेंट्रोसोम के द्वारा प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल का निर्माण होता है। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जितने भी माइटोकॉन्ड्रियोन हैं, वो अपनी विशेषता, स्पेशलिटी, आकार आकृति खो देते हैं और एक जगह आकर इकट्ठा होने लगते हैं। उसके बाद ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक रिबन शेप, फीते की आकार की संरचना में व्यवस्थित होकर मिडल पीस भाग के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं और वो कहलाता है नेबेन कर्ण। और इनका जो मुख्य कार्य है इस नेबेन कर्ण का या जेनसन सीट का, वो है कि लोकोमोशन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। जैसे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आगे बढ़ता है तो साइटोप्लाज्म सारा बाहर रिलीज होता चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सघन मात्रा डेंस फॉर्म बची रहती है जो कि मिडल पीस के अंदर पाई जाती है और ये पीएम के जस्ट नीचे और एक्सियल फिलामेंट के बाहर की तरफ एक शीट या एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है और ये कहलाती है मेन सेट। और इसका कार्य है मेल गेमिट या स्पर्म को भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे आगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ती है तो मिडल पीस के अंदर जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल एक्चुअली एक बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है और उसी से ही एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं जो कि टेल तक कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, जहां पर मिडल पीस और टेल का जो जुड़ने का स्थान है या डिवाइडेशन मार्क है, वहां पर एक रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। ये जो रिंग सेंट्रियोल है इसका निर्माण मिडल पीस और टेल दोनों भागों के द्वारा होता है और इसका मुख्य कार्य है मोटिलिटी, टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म। साथ ही साथ इसे नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म एंड सर्व एज स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर फॉर टेल रिजिडिटी। अर्थात टेल के मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए यह रिंग सेंट्रियोल उत्तरदायी है। साथ ही पावर हाउस ऑफ स्पर्म, उसका कारण क्या है कि लोकोमोशन, क्योंकि अगर मेल गेमेट के अंदर लोकोमोशन नहीं होगा तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मोटिलिटी के लिए उत्तरदायी जो आवश्यक स्ट्रक्चर है मेल गेमेट के अंदर वो है रिंग सेंट्रियोल। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट और एक्सियल फिलामेंट की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो है दो होते हैं सेंट्रल और 9 होते हैं परिधीय। जो एक्सियल फिलामेंट की हम बात करें तो एक फिलामेंट के अंदर 2 सेंट्रल फिलामेंट होते हैं और 9 पेरिफेरल या परिधीय फिलामेंट पाए जाते हैं। इस तरह से एक मोटाइल, नॉन मोटाइल सेल के द्वारा एक मोटाइल सेल या मेल गेमेट या स्पर्म का निर्माण होता है, वो प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेल गेमेट की संरचना की हम बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड के अंदर 2 भाग हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है वो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेड रीजन का भाग है या मिडल पीस का है। अभी ये कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये हेड रीजन का पार्ट है और कई ये मानते हैं कि मिडल पीस का पार्ट है, लेकिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम के साइटोप्लाज्म में ये एंटर करता है। ठीक है, तो हेड के अंदर पाए जाने वाली पहली संरचना एक्रोसोम त्रिकोणाकार संरचना है और इसका निर्माण जीसी के द्वारा होता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस और इसका मुख्य कार्य है फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडे की जितनी भी एग मेम्ब्रेन है, एग एनवलप है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, उनको गलाने का काम करता है, अर्थात उनको भेदने का काम करता है। इसके लिए इस एक्रोसोम के अंदर आवश्यक लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये एग एनवलप्स को या एग मेम्ब्रेन को
गलाने का काम करता है, जिससे केंद्रक जो मेल गेमिट है उसका जो न्यूक्लियस है वो ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर सके। दूसरा भाग है केंद्रक। केंद्र का एक ही काम आपको पता है कि केंद्र के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, और केंद्र का एक ही काम है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम है उनका हैप्लॉइड सेट वहां तक पहुंचाए, अर्थात एक जनरेशन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर सेकंड जनरेशन में करने के लिए केंद्र उत्तरदायी है। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसका कार्य है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। अब हम बात करते हैं जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड मिडल पीस की बात करते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल निषेचन फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद क्लीवेज का इनिशिएशन करता है, अर्थात कारक किरणों का निर्माण करता है, जिससे पहला सेल डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं विभेदन, और जाइगोट के बाद बनने वाली जो दो कोशिकीय संरचना है वो कहलाती है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो और जाइगोट में अंतर है। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड जो डिप्लॉइड सेल है, जबकि एम्ब्रियो 2 सेल स्ट्रक्चर हो सकती है, 4 सेल स्ट्रक्चर हो सकती है। इसके बाद 8 सेल या 32, 16 मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद उसको कहते हैं फीटस। फीटस कब कहते हैं? जब भ्रूण परिवर्तन के दौरान उस भ्रूण के अंदर फीटल मेम्ब्रेन जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योग सैक वो जब बन जाते हैं तो उस अवस्था में उसको भ्रूण नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे फीटस, जब तक कि उसकी बर्थ नहीं हो जाता, उसका जन्म नहीं हो जाता, और जब तक कि वो हैच आउट जैसे अंडे से चूजे का बाहर निकलना, तब तक उसको कहेंगे फीटस। ठीक है, इसके बाद मिडल पीस के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल जो बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है। डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा ही एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है, जो कि मिडल पीस से होते हुए टेल भाग तक पाया जाता है। एक्सियल फिलामेंट का काम है सपोर्ट प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं मेल गेमेट या स्पर्म में, उनको सहारा प्रदान करने का काम एक्सियल फिलामेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है नेबेन कर्ण। नेबेन कर्ण या जेनसन शीथ या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ये एक्चुअली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस अपनी विशिष्टता खो देते हैं और रिबन के आकार में व्यवस्थित होकर इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर लिपटी हुई अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कहलाते हैं नेबेन कर्ण या जेनसन शीथ। इसका कार्य है स्पर्म को मूवमेंट के लिए आवश्यक ऊर्जा या एटीपी प्रदान करना। इसके अलावा इस मिडल पीस के अंदर एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर एक मोटी साइटोप्लाज्म की शीट पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, जो कहलाता है मेन सेट। एक्चुअली ये क्या है? इसका काम है भोजन उपलब्ध कराना, स्पर्म के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराना। ये मेन सेट एक्चुअली क्या है? डेंस फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से आवश्यक जो अधिक जल था वो निकल गया है और सघन फॉर्म में, ठोस फॉर्म में ये मिडल पीस में आकर व्यवस्थित हो गया है। मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना। एक्सियल फिलामेंट का काम मैंने पहले बता दिया, सहारा प्रदान करना। जहां पर मिडल पीस खत्म होता है और टेल रीजन शुरू होता है, वहां पर मिडल पीस और टेल भाग दोनों से मिलकर रिंग सेंट्रियोल बनता है, और इस रिंग सेंट्रियोल को पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। इसका कार्य है कि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मेल गेमेट को गति प्रदान करता है, साथ ही टेल की जो रिजिडिटी है उसके लिए वो उत्तरदायी है। ठीक है, फिर टेल भाग के अंदर सिर्फ एक्सियल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। टेल का मुख्य कार्य है मूवमेंट के लिए ये उत्तरदायी है, और जिसका नियंत्रण रिंग सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है। इस तरह से मेल गेमेट या गेमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो चैप्टर है वो आपका पूरा होता है। और जो स्पर्म है, जो मेल गेमेट है, उसका काम क्या है? उसका सिर्फ एक ही काम है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करना या दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाना। नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की दूसरी जो फेज है या दूसरा जो टॉपिक है
oogenesis उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स।